अब देखिए विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट पेनल्टीज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज या पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं किसके रिलेशन में, पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसके रिलेशन में एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं. द प्रोविजंस विच आर कंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कौन से सेक्शंस 128 से लेके हम लोग क्या है सेक्शन 138 तक के 122 सॉरी सेक्शन 122 से लेके सेक्शन 138 तक के प्रोविजंस हमने इसमें देखने हैं. सेक्शन 122 इज डीलिंग विद दी पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस. सेक्शन 122 किससे डील कर रहा है? सेक्शन 122 डील करता है क्या? सेक्शन 122 डील करता है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस. ठीक है, 122 में पेनल्टी दे रखी है फॉर सर्टेन ऑफेंसेस. तो सबसे पहले अपन क्या है 122 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो 122 सबसेक्शन 1 में 122 सबसेक्शन 1 में जो पेनल्टी लगाई जा रही है वो क्या है, जो पर्सन्स टैक्सेबल पर्सन्स हैं, जो टैक्सेबल पर्सन्स हैं, दे डू कमिट दी ऑफेंसेस विच हैव बीन लिस्टेड अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, दे विल बी लायबल फॉर पेनल्टी. अगर उन्होंने कॉन्ट्रावेंशंस किए हैं जो 122(1) के अंदर लिस्टेड हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है. 122 सबसेक्शन 1A के अंदर जो पेनल्टी लगाई जा रही है दैट इज ऑन दी एक्चुअल प्रीपिटेटर्स. पेनल्टी 122 सबसेक्शन 1A में एक्चुअल प्रीपिटेटर्स पे पेनल्टी लगाई जा रही है. 122 सबसेक्शन 2 के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, जो रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, दे आर लायबल फॉर पेनल्टी एंड एनी अदर पर्सन इज कवर्ड, दे आर लायबल टू पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 3. तो सबसे पहले देखिए अपन वो पढ़ रहे हैं व्हाट आर द लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशंस. कौन से कॉन्ट्रावेंशंस अगर आप कमिट करते हो देन इट विल लीड टू व्हाट, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी. सबसे पहला 122 सबसेक्शन 1 के अंदर दे हैव लिस्टेड आउट द कॉन्ट्रावेंशंस. पहली बात है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जीएसटी का इवेजन आदमी कैसे करता है. देखिए वो सप्लाई करता है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज. वो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज मेड विदाउट इनवॉइस. वो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, बिना इनवॉइस के वो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है. फॉल्स इनवॉइस जारी कर रहा है, ठीक है, यानी सप्लाई कर रहा है माल या सर्विसेज विदाउट कवर ऑफ इनवॉइस, या ही इज इशूइंग फॉल्स इनवॉइस, गुड्स एक्स दे रहा है और इनवॉइस गुड्स वाई की बना रहा है. या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कई लोग बिल्स की ट्रेडिंग करते हैं, इनवॉइस या बिल जारी कर रहे हैं विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. दे आर इशूइंग व्हाट, इनवॉइसेज या बिल्स विदाउट सप्लाई ऑफ से गुड्स और सर्विसेज. उसके अलावा देखिए अगर आपने जीएसटी का पैसा कलेक्ट किया, जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट करके आप उसको सरकार की ट्रेजरी के अंदर नहीं जमा करा रहे हो विद इन 3 months फ्रॉम द पेमेंट ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की जो ड्यू डेट है उससे 3 महीने से ज़्यादा जीएसटी का पैसा कलेक्ट करके आपने सरकार की ट्रेजरी के अंदर जमा नहीं कराया, टीडीएस आपने काटा नहीं, टीडीएस आपने क्या काटा, कम काटा, डिपॉजिट नहीं कराया, इसी हिसाब से कौन, गवर्नमेंट को पता है सेक्शन 51 के अंदर अपन ने देखा था देयर आर प्रोविजंस रिलेटिंग टू व्हाट, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. तो if डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, दे डू नॉट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, या डिडक्ट करते हैं टैक्स एट सोर्स बट द सेम डू नॉट इज नॉट डिपॉजिटेड टू द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, देन या फिर टीसीएस नहीं किया, कम किया, या फेस टू पे टू सेम टू द गवर्नमेंट. उसके बाद देखिए अगर आपने फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे, फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे आपने क्या ले लिया है, आईटीसी ले लिया है, यू हैव टेकन व्हाट and utilize the ITC, yet you have wrongly distributed the ITC in contravention of the provisions of the Act. That is, a person takes or utilizes the input tax credit without actual receipt of goods or services, yeah, he is what fraudulently obtaining the refund. ये क्या है, fraudulently obtain कर रहा है refund, या उस केस के अंदर ही falsifies या substitutes क्या, financial records, या produces fake accounts. He falsifies or substitutes the financial records, produces fake accounts, furnishes false information with an intent to evade tax, suppresses the turnover in order to evade tax, with intent to evade tax, or suppresses the turnover in order to evade the tax. Yeah, he fails to obtain registration,
और से फर्निशेस फॉल्स पर्टिकुलर्स विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन। एक तो क्या है, रजिस्ट्रेशन ही ऑब्टेन नहीं कर रहा, एक जिसने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है और उसने क्या है फॉल्स पर्टिकुलर्स दिए हैं, या फिर उसने इनवॉइस जारी करी है यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ से एनी अदर पर्सन, या इफ ही ऑब्स्ट्रक्ट्स या प्रिवेंट्स एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज। ये क्या कर रहे हैं, दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग और प्रिवेंटिंग द ऑफिसर्स इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। ठीक है, उसके अलावा देखिए दे फेज टू कीप मेंटेन और रिटेन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अपने को सेक्शन 36 के अंदर यू आर रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन एंड रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कितने टाइम तक आपको रिटेंशन करना है, वही था जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है उसके एंड से 72 मंथ्स, और अगर अपील में मामला चल रहा है तो अपील का जब तक फैसला नहीं हो जाता उसके बाद ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद 1 साल तक विच एज लेटर। ये आपको क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने हैं। फेज टू फर्निश इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, ways to furnish any information or document या furnishes false information during any proceedings। fails to furnish any information or document या furnishes say false information during any proceedings, या supplies या transport या stores goods, supplies, transport या stores goods for which he has a reason to believe they are liable for confiscation। he supplies, transport या stores any goods which person has a reason to believe that they are liable for confiscation। tampers with or destroys any material evidence or document। tamper करता है with or destroys any material evidence or document, या disposes of or tampers any goods without which have been detained, seized or attached। so या तो ये is tampers with or destroys say any material evidence, या फिर he what disposes of या tampers any goods that he has been detained या seized, या transport any taxable goods without say cover of valid documents। dispose कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है टैक्सेबल गुड्स विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस आपको याद रखनी है। तो इफ दिस इज बीन डन बाय टैक्सेबल पर्सन ने कॉन्ट्रावेंशंस कमिट किए तो ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी, ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी। कितनी पेनल्टी लगा दी जाएगी, दैट इज व्हाट basically offenses related to invoices, transportation, payment of tax, ITC, refund, TDS, TCS, furnishing of false information etc। तो पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी, 10,000 रुपीज। कितनी लगाई जाएगी, 10,000 रुपए, या दी अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड या टैक्स नॉट डिडक्टेड, टैक्स नॉट कलेक्टेड, ITC wrongly availed या ITC से wrongly distributed और fraudulently refund obtained which has say higher 10,000 rupees, और amount equivalent to tax evaded, tax not deducted or collected, tax not paid, ITC से availed और passed और distributed irregularly या fraudulently claimed refund which has say higher। इतनी पेनल्टी 122 सबसेक्शन 1 में लगाई जा रही है। 122 1 वे में जो पर्सन्स हैं पीनल प्रोविजंस दिए जा रहे हैं against the actual perpetrators who retains the benefit of the transactions which has been say conducted by someone else। कौन से transactions हो गए, supplies any goods या services और both without issuance of invoice, या issues incorrect या false invoice, issues invoice या bill without supply of goods, take या utilize the ITC without actual receipt of goods, takes or distribute ITC in contravention of the provisions of section 20। तो उस केस के अंदर जो एक्चुअल प्रिपिटेटर्स हैं उन पे पेनल्टी लगाई जा रही इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द टैक्स सो इवेडेड और ITC अवेल्ड और पास्ड ऑन। यहाँ भी पेनल्टी लगाई जा रही है कितनी, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स। पेनल्टी लगाई जा रही है यहाँ पे कितनी, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स सो इवेडेड और ITC अवेल्ड और से पास्ड ऑन। फिर आता है हमारे पास 122 सबसेक्शन 1B में, इस बार ये जुड़ा है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, अगर उन्होंने क्या किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन का माल सप्लाई किया और ये इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, इन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको इंश्योर नहीं किया, कंपोजिशन सप्लायर का माल सप्लाई कर दिया और वो क्या कर दिया, इंटरस्टेट सप्लाई कर दी, तो 122 1B में पेनल्टी लगाई जा रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे। दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर हु अलाउस the supply of goods or service or both by unregistered persons, या allows interstate supply of goods जो कि to by persons who are not eligible to make interstate supply, या फिर उसने incorrect particulars दिए हैं, fails to furnish correct details in form GSTR 8।
तो पेनल्टी लगाई जा रही है उस पर कितनी, 10,000 रुपये या अमाउंट इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इन सच सप्लाई एज इफ द सप्लाई हैज बीन मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन सप्लाई। जितना 10,000 है या अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इफ द सप्लाई हैज बीन मेड बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन सप्लायर से विच से आया। ये जो पेनल्टी हम पढ़ रहे हैं उतनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी है CGST एक्ट के, तो उतनी अमाउंट ऑफ पेनल्टी IGST मतलब SGST एक्ट में भी लगेगी, यानी जो IGST एक्ट में पेनल्टी हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी। CGST और SGST एक्ट के बराबर IGST में पेनल्टी लग जाएगी। 122 सबसेक्शन 2 के अंदर पेनल्टी किसके अगेंस्ट लगाई जा रही है, रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में पेनल्टी लगाई जा रही है। 122 सबसेक्शन 2 में अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने क्या किया है, टैक्स इवेजन किया है, टैक्स हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड या एरनेसी रिफंडेड, या ITC हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज, या ITC हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज। अगर ये फ्रॉड के कारण से है तो हायर ऑफ 10,000 रुपीज और 100% ऑफ टैक्स ड्यू, अदर देन रीजन ऑफ फ्रॉड है तो हायर ऑफ द 10,000 रुपीज और 10% ऑफ द टैक्स ड्यू। फ्रॉड है, कल्यूजन है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है तो टैक्स है या 100% जो टैक्स अमाउंट है उसका 100% या 10,000 रुपये, जो भी दोनों में से हायर हो। उसके बाद आती है हमारे पास 122 सबसेक्शन 3 के अंदर एनी पर्सन जो असिस्ट करता है या अबेट्स इन एनी ऑफ द ऑफेंसेस, जो अपन ने पढ़े ऊपर 122 सबसेक्शन 1 के, या हु एक्वायर्स पोजेशन ऑफ और इज इन एनी वे कंसर्न इन कीपिंग डीलिंग with the goods which he knows or he has a reason to believe that the goods are liable for confiscation, इसी हिसाब से he receives or deals with supply of services which he knows or he has a reason to believe that they are liable for contravention of the act or the rules, face to appear, समन्स जारी किए गए, उनको बुलाया गया पर वो नहीं गए, face to issue invoice और account for the invoice in accordance with the provisions of this section, then penalty लगाई जा रही है 122 सबसेक्शन 3 में, पेनल्टी कैन बी लेविड अप टू रुपीज से 25,000। जनरल पेनल्टी 125 में भी क्या है, अप टू रुपीज क्या है 25,000 है। 123 के अंदर फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन रिटर्न था, यू हैव नॉट फर्निश द इंफॉर्मेशन रिटर्न, उसके लिए पेनल्टी लगाई जा रही है 100 रुपीज एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज, 100 रुपीज एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। मैक्सिमम पेनल्टी वहाँ 5,000 रुपीज होगी। या 124 में पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन है, अगर उन्होंने इफ यू फेल टू फर्निश द कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मांगी गई वो आपने सबमिट नहीं की तो पेनल्टी इज अ फाइन अप टू रुपीज से 10,000, और फिर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में फाइन लगता रहेगा 100 रुपीज एवरी डे सब्जेक्ट टू से मैक्सिमम ऑफ से 25,000 रुपीज। तो ये एक जनरल पेनल्टी का आपके प्रोविजन हमने क्या है अभी ये डिस्कस किए। अब आती है कि भाई क्या जनरल डिसिप्लिन रहेंगे फॉर इम्पोजिंग पेनल्टी। तो देखिए, नो पेनल्टी विल बी लेविड, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी फॉर माइनर ब्रीचेस, माइनर ब्रीचेस के लिए कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। और माइनर ब्रीच कब कंसिडर होगी, यदि टैक्स इफेक्ट 5,000 रुपये से कम है, लेस है, लेस देन 5,000 है, ये ध्यान रखिएगा। यदि टैक्स 5,000 रुपये से कम है तो उस केस के अंदर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है। फिर आती है क्या, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, अगर कोई आपने इन्फ्रैक्शन किया है किसका, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, तो उस केस के अंदर क्या है, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। या फिर कोई ओमिशन है या मिस्टेक है इन एनी डॉक्यूमेंटेशन विच इज से इजीली रेक्टिफाइबल, जो कि वो अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड है, अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, तब ये पेनल्टी नहीं लगाई जा रही। फिर ये कह रहा है कि जो पेनल्टी लगाई जा रही है दैट मस्ट कमेंसरेट विद द ब्रीच, सीवियरिटी ऑफ ब्रीच, पेनल्टी मस्ट कमेंसरेट विद द सीवियरिटी ऑफ द ब्रीच, ठीक है। जितना ज़्यादा आपने ऑफेंस किया है उसी के हिसाब से वैसी ही पेनल्टी लगाई जाएगी। बिफोर लीविंग पेनल्टी, जो कंसर्न पर्सन है मस्ट बी गिवन एन अपॉस्ट्री ऑफ बीइंग हर्ड, बिफोर लीविंग पेनल्टी कंसर्न पर्सन विल बी गिवन से अपॉस्ट्री ऑफ बीइंग हर्ड। एंड पेनल्टी ऑर्डर के अंदर क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा कि क्या नेचर ऑफ ब्रीच है, पेनल्टी ऑर्डर के अंदर क्या है क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्रीच। एंड जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर है, जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर आप करोगे तो उस कारण से पेनल्टी का अमाउंट क्या है, कम हो सकता है, उस कारण से पेनल्टी का अमाउंट क्या है, कम हो सकता है। और आपके बेसिकली पेनल्टी कब नहीं लगाई जाएगी, मतलब ये प्रोविजंस कब अप्लाई नहीं हो रहे हैं, जब फिक्स्ड परसेंटेज की पेनल्टी हो या फिक्स्ड अमाउंट की पेनल्टी हो, तब ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा देखिए
ये तो 127 के बारे में, 126 के बारे में हमारा डिस्कशन है। और उसके अलावा अगर 127 में भी दे हैव अ पावर टू इम्पोज पेनल्टी, फंडामेंटली अ पर्सन जो कि स्पेसिफिक प्रोविजंस में कवर्ड नहीं है, जैसे 62 में असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स और असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सनस, 64 में समरी असेसमेंट, 73 और 74, 129 और 130 के अंदर कवर्ड नहीं है। तो और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए तो फिर क्या है, वो ऑर्डर जारी करेगा आफ्टर गिविंग द कंसर्न पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अतः सेपरेट नोटिस जारी किया जाएगा फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी अगर स्पेसिफिक ऑफेंसेस कवर्ड नहीं है। ठीक है, 128 में दे रखा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 122 के अंदर जो पेनल्टी लगाई जा रही है, 123 के अंदर जो पेनल्टी लगाई जा रही है, 125 के अंदर जो पेनल्टी लगाई जा रही है, और जो लेट फीस चार्ज कर रहे हैं 47 के अंदर, उसको क्या है रिड्यूस या वेव कर सकती है फॉर सच क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स एंड अंडर सच मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस एंड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, उसको क्या है रिड्यूस या वेव किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे, ये है सेक्शन 129, ये तो पेनल्टी के प्रोविजंस थे। अब 129 में डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेयंस इन ट्रांजिट, यानी यहाँ पे कन्वेयंस है इन ट्रांजिट। तो इन अगर यहाँ पे कोई माल उस कन्वेयंस में डाला गया है, ठीक है, एंड एक यदि कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो गुड्स या स्टोर कर रहा है वो गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है, अधिनियमों और नियमों का उल्लंघन करके, तो फिर जो भी गुड्स हैं, कन्वेयंसेस हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड देयर टू है, दे आर व्हाट लायबल टू कन्फिस्केशन। तो पहले डिटेंशन और सीजर होगा, क्योंकि कन्फिस्केशन से पहले डिटेंशन और सीज किया जाता है, डिटेन करके उसको रखा जाएगा, सीज किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं रिलीज के बारे में, रिलीज ऑफ डिटेन्ड और सीज्ड गुड्स और से कन्वेयंस। तो देखिए, वेयर द ओनर ऑफ गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर पेमेंट ऑफ पेनल्टी, यदि ओनर ऑफ गुड्स कम फॉरवर्ड फॉर से पेमेंट ऑफ पेनल्टी, तो यहाँ पे अगर ओनर आगे आ गया कि भैया मेरे को माल रिलीज कर दीजिए, तो पेनल्टी लगाई जाएगी 200% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। पेनल्टी कितनी लगाई जाएगी? 200% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। और एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और रुपीज 25,000 विच एवर से लेस, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और रुपीज 25,000 से विच एवर से लेस। ठीक है, तो अगर 10 लाख का माल है तो 20,000 रुपये हो गई पेनल्टी, ठीक है, या 25,000, जो भी दोनों में से कम हो। अब देखिए, यदि ओनर का आगे नहीं आता है माल छुड़वाने के लिए, तो फिर क्या है, पेनल्टी लगाई जाएगी। एक तो 200% ऑफ टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स, या पेनल्टी इक्वल टू 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स विच इज हायर। पेनल्टी एक तरह से 100% ही हो गई, 50% CGST में, 50% SGST में, यानी माल की कीमत के बराबर पेनल्टी लगा देंगे एक तरह से, और या फिर 200% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स विच इज हायर। इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स कितनी पेनल्टी लगा दी गई? 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 रुपये विच इज हायर। 5% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 रुपये से विच इज हायर। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या है, नोटिस जारी किया जाएगा कि भाई हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, और फिर क्या है, 7 दिन के लिए तो कारण बताओ कि क्यों नहीं आप आपके ऊपर पेनल्टी लगाए, और विद इन 7 डेज ऑफ नोटिस ये क्या है, पेनल्टी का ऑर्डर दे देंगे। विद इन 7 डेज ये क्या है, पेनल्टी का ऑर्डर दे देंगे। और अगर 15 दिन के अंदर, पेनल्टी ऑर्डर के 15 दिन के अंदर आपने ये पैसा नहीं दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसमें क्या है, गुड्स या कन्वेयंसेस क्या है, बेच दिए जाएंगे। गुड्स या कन्वेयंसेस क्या है, बेच दिए जाएंगे। तो फंडामेंटली ये बोल रहे हैं, और पहले आपको क्या है, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, पेनल्टी के ऑर्डर से पहले आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और आपने पैसा जमा करा दिया तो ये क्या हो जाएगा,
आपकी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हुई हुई मान ली जाएगी। फेलियर टू पे पेनल्टी ऑर्डर विद इन 15 days, तो गुड्स और कन्वेंसेस सो डिटेन्ड या सीज्ड शैल बी सोल्ड एंड कन्वेंस शैल बी रिलीज्ड, कन्वेंस शैल बी रिलीज्ड ऑन पेमेंट बाय द ट्रांसपोर्टर ऑफ पेनल्टी या 1,000 रुपये 1 लाख रुपये सॉरी 1 लाख रुपये विच आर से लेस। और अगर कोई गुड्स ये हैजार्डस नेचर के हैं, पेरिशेबल नेचर के हैं, डेप्रिसिएशन इन से वैल्यू ऑफ और पैसेज ऑफ टाइम, तो 15 दिन के पीरियड को क्या है रिड्यूस भी किया जा सकता है। फिर आता है देखिए सेकेंड स्टेज है कन्फिस्केशन। तो सेक्शन 130 बोलता है कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस। ये क्या बता रहा है, सेक्शन 130 बता रहा है क्या, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस, ये 130 बता रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस। अब यहां पे हम देख लेते हैं कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या कि वेयर एनी पर्सन he supplies or receives any goods, he supplies or receives any goods in contravention of the provisions of the act or the rules made thereunder, he supplies or receives any goods in contravention of the provisions of the act or the rules made thereunder with the intent to evade payment of tax, या फिर he does not account for the goods which he is liable to pay, he does not account for the goods which he is liable to pay, या supplies any goods without say applied for registration, या कॉन्ट्रावीन कर रहा है विद द इंटेंशन टू इवेड द टैक्स, और यूज अ कन्वेंस एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स। ठीक है, जिसको पता है कि ये जो गुड्स है दे आर लायबल फॉर से कन्फिस्केशन, तो फिर क्या हो जाएगा, जो गुड्स है या कन्वेंसेज हैं दे विल बी लायबल फॉर कन्फिस्केशन। अब उसको क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन दिया जा रहा है टू पे फाइन इन लिeu ऑफ कन्फिस्केशन। इसको हम बोलते हैं क्या, रिडेम्पशन फाइन, कि भाई हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ये रिडेम्पशन फाइन दे दो और अपने कन्वेंस को रिलीज करा लो, अपने गुड्स को रिलीज करा लो। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन फाइन क्या होगा, ये मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स कंफिस्केटेड, मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स कंफिस्केटेड और लेस द टैक्स लेविएबल देयर ऑन। और जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फाइन और पेनल्टी है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फाइन या पेनल्टी किससे कम नहीं हो सकती है, 100% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फाइन और पेनल्टी किससे कम नहीं हो सकती है, 100% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन सच गुड्स। और क्या है देखिए, रिडेम्पशन फाइन इन केस ऑफ कन्वेयर्स यूज फॉर कैरिज ऑफ गुड्स या पैसेंजर फॉर हायर। जो रिडेम्पशन फाइन है इन केस ऑफ से कन्वेयंस यूज फॉर कैरिज ऑफ गुड्स, जो कैरिज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स फॉर हायर पे जो रिडेम्पशन फाइन लगाया जाएगा वो किससे ज़्यादा नहीं होगा, इक्वल टू द टैक्स लेविएबल ऑन द गुड्स सो ट्रांसपोर्टेड। ये किससे ज़्यादा नहीं होगा, इक्वल टू वॉट द टैक्स लेविएबल ऑन द गुड्स सो ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, अब सेक्शन 132 के अंदर क्या है, प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स है। सेक्शन 132 के अंदर आपके है प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स, यानी इम्प्रिजनमेंट की प्रोविजंस 132 के अंदर है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस दे रखे हैं। दैट इज 132 इज डीलिंग विद पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। क्या ऑफेंसेस हो गए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर कोई पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज विदाउट इशुएंस ऑफ इनवॉइस, या इशूज इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इशू करता है इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और यानी इन फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे, ये फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे कोई व्यक्ति क्या है फ्रॉडुलेंटली क्या ले लेता है या रॉन्गफुली अवेल कर लेता है क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये 132(1)A हो गया, ये 132(1)B हो गया, ये 132(1)C हो गया। उसके अलावा अगर आपने जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट किया, अगर आपने जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट किया पर उसको सरकार की ट्रेजरी के अंदर नहीं जमा कराया विद इन से अ पीरियड ऑफ 3 months, यू आर कलेक्टिंग द टैक्स बट यू फेल टू पे द सेम टू द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ से 3 months, ये हो गया। उसके अलावा आपके 132(1)E के अंदर क्या हो गया, यू आर एंगेज इन से यू नो इवेजन ऑफ टैक्स इवेजन या फ्रॉडुलेंट रिफंड ऑब्टेन कर रही है,
या फिर क्या है, ही फॉल्सिफाई, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया, फॉल्स रिकॉर्ड्स दे दिए, सब्सटीट्यूट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रोड्यूसेस फेक अकाउंट्स या इन डॉक्यूमेंट्स, या फर्निशेस क्या, इंफॉर्मेशन विद एन इंटेंशन टू इवेट टैक्स, या in case the person acquires possession of or is in any way concerned in dealing the goods which he knows he has a reason to believe they are liable for confiscation, या deals in services in contravention of the provisions of the act, या अगर वो attempt करता है any of these offenses, any of the offenses। तो यहाँ पे imprisonment के provisions हैं, यदि अपना टैक्स इवेजन, यदि अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन या ITC wrongly availed या यूटिलाइज या रिफंड wrongly taken, ठीक है, तो अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड से 5 करोड़ रुपीस, अगर अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीड 5 करोड़ रुपीस तो फिर क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, विद इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा से अप टू से 5 years एंड विथ फाइन, इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा अप टू से 5 years एंड विथ फाइन। और अगर ये एक्सीड कर रहा है 2 करोड़ रुपए बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीस, ये एक्सीड कर रहा है 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीस, विथ 3 years एंड विथ फाइन है, ये 3 years एंड विथ फाइन है। और अगर आपका केस किसका हो गया, इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई, इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ इन वायलेशन ऑफ द GST लॉ लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट या यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, लीडिंग टू रॉन्गफुल अवेलमेंट या यूटिलाइजेशन ऑफ ITC या रिफंड ऑफ टैक्स, ये 1 करोड़ से ज़्यादा है पर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। टैक्स इवेजन एक्सीड्स 100 lakhs बट डज नॉट एक्सीड व्हाट 200 lakhs, तो विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में 1 year एंड विथ फाइन, विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विद 1 year एंड विथ फाइन। उसके अलावा देखिए, अगर इफ एनी पर्सन से falsification of the information या you know with records with the intention to evade tax, with the intention to evade tax या abetting of the offenses, तो punishment यहाँ पे हो जाएगा, imprisonment रहेगा 6 months और with fine और both। Second और subsequent offense में irrespective of the amount involved, imprisonment है 5 years and with fine, minimum imprisonment until and unless special and adequate reasons are shown, ठीक है, it cannot be less than what say 6 months, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट किससे कम नहीं हो सकता, 6 months से कम नहीं हो सकता। तो जो ऑफेंसेस स्पेसिफाइड है 132 1A B C और D में, यानी A में इशू कर दी, माल बेच दिया विदाउट सप्लाई, विदाउट से इशुएंस ऑफ इनवॉइस, दूसरे में इनवॉइस जारी कर दी, तीसरे में फ्रॉडलेंट ITC ले लिया, चौथे में GST का अमाउंट कलेक्ट करके सरकार की ट्रेजरी के अंदर जमा नहीं कराया, और जहां टैक्स इवेजन एक्सीड कर रहा है 5 करोड़ से ज्यादा तो वो कोग्निजेबल ऑफेंसेस रहेंगे, नॉन बेलेबल रहेंगे, यानी पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट अरेस्ट वारंट, पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट अरेस्ट वारंट। और जो अदर देन दैट ऑफेंसेस हैं वो नॉन कोग्निजेबल हैं, बेलेबल हैं। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस आर बेलेबल इन नेचर, कोग्निजेबल ऑफेंसेस आर से नॉन बेलेबल इन नेचर, ठीक है। अब देखिए, इन ऑफेंसेस की कंपाउंडिंग हो सकती है, जो मिनिमम कंपाउंडिंग अमाउंट है इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व रहेगा, किससे कम नहीं हो सकता 25% ऑफ टैक्स। और मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट क्या है, 100% ऑफ टैक्स से ज़्यादा नहीं होगा। मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट क्या होगा, 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व से ज़्यादा नहीं होगा। तो कंपाउंडिंग करा सकते हो आप ऑफेंसेस की बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कमिश्नर। तो जो ऑफेंसेस 132 1A C D और E के अंदर स्पेसिफाइड है, 132 1B के ऑफेंसेस कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, तो 132 1A C D और E के अंदर क्या है, जो स्पेसिफाइड ऑफेंसेस हैं उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, जो आपको मिनिमम कंपाउंडिंग अमाउंट जब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स इवेजन है, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और अमाउंट ऑफ ITC रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज्ड या अमाउंट ऑफ रिफंड रॉन्गली टेकन, मिनिमम हो गया 50% और मैक्सिमम हो गया कितना 75%, जब 5 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इवेजन है। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इवेजन नहीं है तो मैक्सिमम हो जाएगा 60% ऑफ द टैक्स और मिनिमम हो जाएगा क्या 40% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व। मिनिमम और मैक्सिमम ये ध्यान रखिएगा। ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर 132 1FHI, यहाँ पे जो भी बचे हुए ऑफेंसेस हैं वहाँ आप चाहे वो 5 करोड़ से ज़्यादा का इवेजन हो या 5 करोड़ से कम का इवेजन हो,
कंपाउंडिंग अमाउंट कितना रहेगा 25% ऑफ द टैक्स इवेडेड। इसी हिसाब से अगर कोई अटेम्प्ट करता है या कमिट्स दी अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस या अबेट्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंसेस विच हैव बीन मेंशन्ड अंडर 132(1)(a), C, F, H एंड I ऑफ 132(1), तो वहां पे क्या है कंपाउंडिंग अमाउंट कितना रहेगा 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड या अमाउंट ऑफ ITC रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज या अमाउंट ऑफ रिफंड से रॉन्गली टेकन, दोनों ही केसेस के अंदर। अगर एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर ये फॉल कर रहे हैं, एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर ये फॉल कर रहे हैं, तो कंपाउंडिंग अमाउंट जो आपके हाईएस्ट आ रहा है वो कंपाउंडिंग अमाउंट क्या है लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफेंसेस एंड इसके बारे में आप थोड़ा सा क्या है अच्छी से करके जाइएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस हैज बीन से न्यूली इंट्रोड्यूस।